हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तिब्बत पर ड्रैगन का नया पैंतरा निकलकर सामने आया है। दोस्तों चीन घोषित करना चाहता है अपना दलाई लामा। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ा खुलासा हुआ है किन दस्तावेजों में, और साथ ही साथ आपको उससे भी बड़ी खबर बताएंगे जहाँ पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा अगर सारी दुनिया बदली और पाकिस्तान ना बदला तो चुकानी पड़ेगी विनाशकारी कीमत। बताएंगे दोस्तों क्या है ये चेतावनी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की। दोस्तों क्या बौखला गया है पाकिस्तान। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों जहां पर चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत की राह पर चल रहा है अमेरिका। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे भारत की तरह चलने जा रहा है ये दाव दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर आरजेडी ने भी माना नरेंद्र मोदी जी में है दम। जी हां दोस्तों, कहा मोदी जी का विकल्प ढूंढना मुश्किल। बताएंगे दोस्तों पूरी बात आपको, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और इसीलिए भारत की विदेश नीति आज सबसे बेस्ट और सबसे टॉप की है। और आपको भारतीय होने पर गर्व है तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर तिब्बत पर ड्रैगन का नया पैंतरा चीन घोषित करना चाहता है अपना दलाई लामा। दो गोपनीय दस्तावेजों से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। बता दें चीन तिब्बत और निर्वासित दलाई लामा को लेकर लगातार आक्रामक रुख दिखाता रहा है। हाल ही में चीन के दो गोपनीय आंतरिक दस्तावेज से एक खास रणनीति का खुलासा हुआ है दोस्तों। इनसे पता चलता है कि कैसे 14वें दलाई लामा के तौर पर वो अपने आदमी को बिठाना चाहता है। जी हाँ, धार्मिक आजादी और मानवाधिकार से जुड़ी मैगजीन विंटर के एडिटर इन चीफ मार्को रेस्पिंटी का कहना है कि रिपोर्ट दो अनदेखी और महत्वपूर्ण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी नीति दस्तावेज पर आधारित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तावेज चीन में प्रभावशाली और कुशल तिब्बती शोधकर्ताओं को भेजे गए हैं, और ये प्रकट करता है कि चीनी सरकार दलाई लामा के बाद के युग की विस्तृत तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट में दलाई लामा के निधन को भुनाने और उत्तराधिकारी चुनने की चीन की योजनाओं का विवरण है। जी हाँ, हाल ही में दलाई लामा ने घोषणा की थी कि वो तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के हस्तक्षेप और पुनर्जन्म प्रणाली को बचाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेंगे। जी हाँ दोस्तों, और तिब्बत की पहचान को भी खत्म करने की चीन की बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन के प्लान के दूरगामी प्रभाव होंगे, और इसके जरिए चीन तिब्बती पहचान को तोड़ना और फिर से आकार देना चाहता है। चीन जिस तरह से तिब्बती बौद्ध धर्म की रचना को बदलना चाहता है दोस्तों, उसका उद्देश्य दलाई लामा के साथ तिब्बती लोगों के गहरे संबंध को तोड़ना है, और उसमें हाईटेक निगरानी और पुलिसिंग के साथ मठों और भिक्षुणियों की एक भयावह प्रणाली को खड़ा करना है। यानी कि दोस्तों दलाई लामा को लेकर चीन बहुत बड़ा और खतरनाक प्लानिंग तैयार कर रहा था दोस्तों, जिसका ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। यानी कि दलाई लामा को लेकर चीन ये चाहता था कि दलाई लामा के मौत के बाद लोगों के माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दिया जाए, तिब्बतियों को इस तरीके से कर दिया जाए कि दलाई लामा वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए और तिब्बत पूरे तरीके से चाइना का हो जाए। और दोस्तों वो दलाई लामा का दूसरा उत्तराधिकारी चीन का ही चाहता था। ये सारे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चीन के ये सारे मंसूबे कभी जिंदगी में पूरे नहीं होने वाले, तो कमेंट करके दोस्तों इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की बहुत बड़ी चेतावनी या सलाह कह लें। सारी दुनिया बदली, अगर पाकिस्तान ना बदला तो चुकानी पड़ेगी विनाशकारी कीमत। बता दें पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने शनिवार को क्षेत्रीय शांति और देशों के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगाह कर दिया है कि दुनिया बदल गई है, इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि यथास्थिति की कीमत हम सभी के लिए विनाशकारी होगी। जनरल बाजवा नवंबर में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और काकुल स्थित प्रतिष्ठित पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनका यह संभवतः अंतिम संबोधन था। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर क्षेत्रीय शांति और देशों के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र विकसित करने पर जोर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा हमें अपने सभी द्विपक्षीय मुद्दों का शांतिपूर्ण हल करने के लिए एक तंत्र विकसित करके शांति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। एक दूसरे से लड़ने के बजाय हमें भूख, गरीबी,
निरक्षरता, जनसंख्या विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और रोग से संयुक्त रूप से लड़ना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि दुनिया बदल गई है, इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, क्योंकि यथास्थिति की कीमत हम सभी के लिए विनाशकारी होगी। जी हाँ दोस्तों, अपने संबोधन में जनरल बाजवा ने कहा कि शांति के प्रयासों के तहत हमने सभी पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ अच्छे पड़ोसी का संबंध बनाने के सारे प्रयास किए हैं। हम अपने राजनीतिक गतिरोध को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने दक्षिण एशिया के देशों को आगे बढ़ने और सभी क्षेत्रीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों को शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से हल करने की दिशा में बढ़ने से रोका है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अमेरिका का दिया ये हथियार यूक्रेन के लिए साबित हो रहा है वरदान, पलट दी पूरी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच 8 महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध का अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। आपको बता दें, 8 महीने के बाद जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन रशिया पर भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रशिया के बड़े से बड़े हथियारों को फेल हो जाना बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग में रूस के कई हथियार फिसड्डी साबित हुए हैं, तो यूक्रेनी सेना के कई हथियार पुतिन की सेना पर भारी पड़े हैं। दोस्तों, युद्ध में रशिया को अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी हथियार से हुआ है तो वो अमेरिका के पिनाका कहे जाने वाले हिमार्स रॉकेट सिस्टम से हुआ है। दोस्तों, इस हथियार ने जंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। दोस्तों, इस हथियार को अमेरिका का पिनाका भी कहा जाता है। फरवरी में लड़ाई शुरू होने के बाद शुरुआत में जब यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ी थी, तब अमेरिका समेत कई यूरोपीय उसकी मदद के लिए आगे आए थे। अमेरिका ने उसी क्षण यूक्रेन को M14 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स उपलब्ध करवाया था। दोस्तों, जिसके बाद से यूक्रेन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। रशिया के एक के बाद एक बड़े हथियारों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। यूक्रेन हिमार्स को जून से ही ऑपरेट कर रहा है। दोस्तों, तब से लेकर अभी तक रशिया के कई मिसाइलों को ये हवा में मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपने अगर हमारी लगातार खबरें देखी होंगी दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले, आज से 6-7 दिन पहले, रशिया ने यूक्रेन के 3 शहरों पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया था। दोस्तों, जिसके बावजूद भी यूक्रेन ने हार नहीं माना और रशिया के सैनिकों को वो जगह छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, और बहुत से रशिया के सैनिक बंदी भी बनाए गए यूक्रेनी सैनिकों द्वारा, और ऐसे में उनमें से एक जगह को पूरी तरीके से छुड़वा लिया गया यूक्रेन द्वारा। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कहां कमी रह गई रशिया के नीति में? आखिर क्यों रशिया को एकदम से हार का मुंह देखना पड़ रहा है? दोस्तों, क्या पुतिन युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं? क्या पुतिन इस युद्ध को लंबा खींचना चाह रहे हैं? आपकी जो भी राय हो दोस्तों, बताइएगा जरूर। आखिर कहां डगमगा रहे हैं पुतिन, और ऐसे में ये युद्ध ना ही हो दोस्तों, और पुतिन क्लियर कर दे कि हम ये युद्ध नहीं लड़ना चाहते, तो भी एक बार को पूरा विश्व शांति से सो पाएगा दोस्तों, क्योंकि ना ये युद्ध खत्म होने का नाम ले रहा है और ना इसको सही से ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों, बताना, लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की आपको जानकारी दे दे, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों ने अनंतनाग में पुलिस स्टेशन पर फेंका ग्रेनेड, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। आतंकियों ने बिजबेहारा इलाके में पुलिस स्टेशन के पास ग्रेनेड फेंका है। दोस्तों, सुरक्षा कर्मियों ने इलाके को घेर लिया और इसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अभी तक ये खबर नहीं लग पाया है कि आखिर किसने ये ग्रेनेड फेंका है। दोस्तों, उस आतंकी खोज की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे, जहां भारतीय मछुआरों को बचाने की गढ़ी झूठी कहानी खुली पोल, पाकिस्तानी नौसेना के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की नौसेना पर कुछ भारतीय मछुआरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भारत ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। मछुआरों ने पाकिस्तानी नौसेना पर अपहरण और गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों ने हर सिद्धि में जा रही एक नाव को जबरन डुबाने की कोशिश की थी। मछुआरों ने यह भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क की नौसेना से बार बार यह अपील की गई है कि वे फायरिंग ना करें, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा करना जारी रखा। नौसेना ने बोट को भी डुबाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, वो इस कोशिश में भी थे कि मछुआरों का अपहरण कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहे। मछुआरों के साथ पाकिस्तानी नौसेना के इस व्यवहार के बाद भारत ने पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी PMSA के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। गुजरात के पोरबंदर में नवी बंदर पुलिस स्टेशन ने पाकिस्तानी शिप PMSA बरकत में सवार 20 से 25 पाकिस्तानी अधिकारियों के खिलाफ IPC की धारा 307, 365, 427, 324 और 323 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारतीय मछुआरों
सूत्रों का क्लियर और साफ कहना है दोस्तों कि पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों ने इनको जबरन किडनैप करने की कोशिश की, इनके जहाज को डुबाने की कोशिश की दोस्तों, और इन पर हमला करने की कोशिश की, बंदूक चलाने की का प्रयास किया गया दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते कि आपके हाथ में हथियार है तो आप कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं चलेगा और पाकिस्तानी नौसेना को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए दोस्तों, और आगे से ये हरकत नहीं करेंगे, लिखित में ये जवाब देना चाहिए। तो अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट है दोस्तों, और जिन्होंने लाइक कर दिया आप सबका दिल से शुक्रिया। एक और खबर की बात करें जहां पर रशिया से भारत की नजदीकी से चिढ़ा जर्मनी, क्या इसीलिए कश्मीर पर बोल रहा पाकिस्तान की भाषा, बता दें जर्मनी ने पाकिस्तान की तरह कश्मीर का राग अलापा है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। कल की खबर थी दोस्तों, उसने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के दखल की मांग भी की है, और शुक्रवार को बर्लिन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा था कि उनका मानना है कि संघर्षों को सुलझाने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहे, दुनिया के हर देश की भूमिका और जिम्मेदारी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद भारत की ओर से भी इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया दोस्तों, और कहा गया कि विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कश्मीर पर जिस तरह की बातें कही है वे पूरी तरह से अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे बड़ी जद्दोजहद यही है कि आखिर जर्मनी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहा है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों है, और वो है रूस के खिलाफ भारत का रुख। जी हाँ, यूक्रेन संकट पर रूस के खिलाफ पश्चिमी देश जिस तरह से कड़ा रुख अपना रहे हैं, वो रुख भारत की ओर से दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। हालांकि भारत ने दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने और बातचीत के जरिए आगे बढ़ने की सलाह दी, और इसके अलावा जर्मनी भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व से भी जलता है। नाटो का मेंबर होने के बावजूद अमेरिका ने जर्मनी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विस्तार के मामले में ज्यादा तवज्जो नहीं दी, जबकि भारत की परमानेंट सदस्यता की वकालत अमेरिका के साथ साथ जापान और ब्राजील ने भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कश्मीर मुद्दे पर भारत ने करारा जवाब तो जर्मनी को दिया ही दोस्तों, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो अटकलें थी कि आखिर ऐसा जर्मनी क्यों कर रहा है, क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, तो इसकी जानकारी हमने आपको दी है दोस्तों। आपको अगर कुछ और लगता हो तो कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर बता दे, जहां भारत ताइवान को जल्द से जल्द एफटीए को अंतिम रूप देने पर विचार करना चाहिए। जी हां, ताइवानी राजदूत का सबसे बड़ा बयान बता दे। ताइवान के अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल राजदूत बोशुआन गेर ने कहा है कि भारत और ताइवान को प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को जल्द से जल्द अंतिम रूप दे देना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार और निवेश के सभी अवरोधक हट जाएंगे, तो वहीं इससे एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिलेगी। ताइवानी प्रतिनिधि ने कहा कि उनका देश सेमीकंडक्टर, 5G, सूचना सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे अहम क्षेत्रों में भारत के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा करना चाहता है, तथा उनका देश भारत की उच्च प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में एक उत्कृष्ट साझेदार हो सकता है। उन्होंने कहा कि ताइवान भारत समेत समान विचारधारा वाले व्यापारिक साझेदारों के साथ एफटीए पर सक्रियता से काम कर रहा है। ताइवानी प्रतिनिधि ने नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन को दोहराया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बता दें आपको, जहां पर अफ्रीका में उल्टी पड़ी ड्रैगन की चाल, चीनी कंपनियों के खिलाफ खड़े हुए स्थानीय नागरिक लटके जिनपिंग। जी हाँ, दुनिया को लेकर चीन का रवैया कितना खतरनाक है इसके बारे में धीरे धीरे पूरी दुनिया जानने लगी है, लिहाजा अब ड्रैगन का खेल भी खत्म होने की तरफ बढ़ चला है। चीनी कंपनियों का शोषणकारी रवैया और अफ्रीका में उनका सुरक्षा तंत्र धीरे धीरे स्थानीय लोगों को उनके खिलाफ ही करने लगा है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर अफ्रीकी देशों में चीन के खिलाफ स्थानीय नागरिक खड़े होने लगे हैं, और चीनी कंपनियों को अब अफ्रीकी देशों में एक स्वतंत्र कंपनी नहीं बल्कि चीनी नागरिक के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकी देशों में काम करने वाली चीनी कंपनियों की एक अजीबोगरीब हरकत ये रहती है कि वो चीन से सुरक्षा उपकरण और मानव संसाधनों का उपयोग करने पर जोर देता है। चीनी कंपनियां काफी कम तादाद में स्थानीय नागरिकों को नौकरी पर रखता है, और स्थानीय लोगों को किसी प्रोजेक्ट में बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ खड़े हुए वहाँ के स्थानीय नागरिक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही एक और खबर आपको बता दें, जहाँ चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत की राह पर
चला अमेरिका, चलने जा रहा ये बड़ा दाव, बिल बिला उठेगा ड्रैगन। जी हाँ, विस्तारवादी चीन पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका भारत की राह पर चलते हुए बड़ा दाव खेलने जा रहा है दोस्तों। इसके तहत अब सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण अमेरिका में किया जाएगा और यूएस इस मामले में चीन पर से अपनी निर्भरता बिल्कुल खत्म कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर शुक्रवार को सेमीकंडक्टर से जुड़े नियम जारी कर दिए गए हैं दोस्तों। जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी सरकार यानी यूएसए के इस फैसले के बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी टूल मेकर्स KLA कॉर्प, लैम रिसर्च कॉर्प और अप्लाइड मटेरियल्स इंक की ओर से भेजे गए टूल्स की मदद से चीन में सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाता है। अब इन नए नियमों में चीन को इस तरह के टूल्स या चिप की बिक्री से पूरी तरह रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, खास बात दोस्तों सबसे बड़ी ये है कि चीन के खिलाफ अमेरिका जिन कदमों को अब उठाने की कोशिश कर रहा है उनकी पहल भारत पहले ही कर चुका है। चीन के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए मोदी सरकार ने भारत को दुनिया का सेमीकंडक्टर चिप हब बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और अब कॉपी पेस्ट करता नजर आ रहा है अमेरिका। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी किसी देश की कॉपी नहीं की बल्कि तो चीज भारत में नए तरीके से इनोवेट किया गया है दोस्तों, और दुनिया ने हमारे भारत को कॉपी करने की कोशिश की है, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों हमेशा की तरह। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर उइगर मुसलमानों पर कार्रवाई का चीन ने किया बचाव, आतंक का मुकाबला करना उसका उद्देश्य बता दें। चीन ने शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC में हुए मतदान में भारत की अनुपस्थिति रहने पर अपनी खामोशी बरकरार रखी। हालांकि चीन ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने का था। जिनेवा में UNHRC में गुरुवार को शिनजियांग मुद्दे पर मतदान से भारत के अनुपस्थित रहने के बाद चीन की ये टिप्पणी आई है दोस्तों। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को भारत ने इस स्वायत्त क्षेत्र के लोगों से अधिकारों का सम्मान करने और गारंटी प्रदान करने की पहली बार अपील की थी। एक और खबर की बात करें दोस्तों जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान के टॉप कमांडर की बेरहमी से हत्या शुरू हो गई, आतंक की उल्टी गिनती। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के एक टॉप कमांडर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब्दुल रहमान मुनव्वर नाम का ये तालिबानी कमांडर अफगानिस्तान के फरयाब प्रांत की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता था। स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तालिबान कमांडर की घर जाते समय अज्ञात हथियारबंद लोगों ने हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, और अभी तक हत्यारों का सुराग नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यही है कि उन तालिबानियों का निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और किया था, साथ ही साथ अफगानिस्तान की सरकार को पलट दिया था दोस्तों। ऐसे में अब इन तालिबानियों पर हमले का मतलब है कि आतंक का अंत शुरू हो गया है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पंजशीर का रेजिस्टेंट फोर्स भी तालिबान के खिलाफ एक्टिव है दोस्तों, और ऐसे में माना जाता है कि उनकी ओर से भी हमला हुआ हो सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? साथ ही साथ एक और खबर बता दें जहां पर पुतिन की तैयारी रह गई धरी की धरी, मिलिट्री डॉल्फिन ने भी न कर सकी पुल की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 7 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन मॉस्को को जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है दोस्तों। ऐसे में आप सभी को बता दें कि रूस को शनिवार को उस वक्त तगड़ा झटका लगा दोस्तों जब क्रीमिया से जोड़ने वाला पुल का एक हिस्से को एक विस्फोट के जरिए से उड़ा दिया गया दोस्तों। आशंका है कि यूक्रेन ही इस घटना के पीछे हो सकता है। पुल को बचाने के लिए पुतिन ने कई तैयारियां की थी, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। जी हां दोस्तों, क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाले एकमात्र पुल के विस्फोट से तबाह होना मॉस्को के लिए बहुत बड़ी हार की तरह है। दरअसल रशिया ने इस पुल को बचाने के लिए कई तरह की सिक्योरिटी को तैनात करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मिलिट्री डॉल्फिन्स की भी तैनाती कर दी थी, लेकिन पुल को बचाने में कोई भी हथियार काम नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये पुतिन को बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर उत्तर कोरिया ने फिर दागी मिसाइल, जापान के प्रधानमंत्री ने जारी किया इमरजेंसी अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ दिनों में कई बार पड़ोसी देश जापान के ऊपर से मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की चेतावनियों को नजरअंदाज करके उत्तर कोरिया ने फिर से 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया की ओर से एक के बाद एक दागी गई मिसाइल को लेकर पड़ोसी देश अब अलर्ट आ गए हैं। जी हां, जापान में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया की ओर से दागी जा रही मिसाइल को लेकर शनिवार को इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है दोस्तों।
दोस्तों, तो वहीं दक्षिण कोरिया ने भी इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल दागे जाने को उकसावे की कार्रवाई बताया है दोस्तों। साथ ही साथ घर की खबरें आपको बता दें, जहां पर आरजेडी ने माना नरेंद्र मोदी जी में है दम, कहा विकल्प ढूंढना मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कल पहले दिन रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई दोस्तों, जिसमें लालू यादव लगातार 12वीं बार निर्विरोध आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बैठक के बाद आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रेस वार्ता आयोजित करके कहा कि मोदी का विकल्प ढूंढना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। राज्यसभा सांसद ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर कहा कि बैठक में राजनीतिक, विदेश नीति और आर्थिक इन 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर चर्चा हुई और मनोज झा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग ढूंढने बेहद मुश्किल है लेकिन साथ में नामुमकिन भी नहीं, ऐसा उनका कहना है दोस्तों। लेकिन आपका जवाब देना चाहेंगे, अगर आप भी मानते हैं ढूंढना तो मुश्किल है ही लेकिन नामुमकिन नहीं वाला केस थोड़ा सा अटपटा है दोस्तों, तो जवाब जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां देश में घट रही मुसलमानों की आबादी, मोहन भागवत जी के इस बयान पर ओवैसी का पलटवार। बता दें, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण पर RSS प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुसलमानों की जनसंख्या कम हो रही है। साथ ही कहा कि साल 2000 से 2019 तक 90 लाख हिंदू बच्चियां कन्या भ्रूण हत्या यानी फीमेल फोर्टिसाइड का शिकार हुई है। मोहन भागवत मुस्लिम आबादी को लेकर तो बोलते हैं लेकिन क्या कन्या भ्रूण हत्या पर कोई नहीं बोलता। ओवैसी ने कहा कि हाल ही में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है लेकिन भारत में सबसे ज्यादा TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट मुसलमानों का गिर रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में कुल प्रजनन दर घटकर 2% रह गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के 5वें रिकॉर्ड के अनुसार मुसलमानों की कुल प्रजनन दर में सबसे अधिक गिरावट आई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी ने हमेशा से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है दोस्तों। कोई भी एक ऐसा बयान नहीं है जिसमें मोदी सरकार को घेरने की कोशिश ना की गई हो। ऐसे में आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों ओवैसी के इस बयान को लेकर? जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर लालू यादव का बचाव करने पर नीतीश कुमार पर हमलावर हुए रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी ने मांगा इस्तीफा। बता दे, भाजपा का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपाई नेता हमलावर है। इसी क्रम में भाजपा नेताओं ने रविवार को एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है दोस्तों। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों का बचाव करने पर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंखें बंद करके रखी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रति उदासीन हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग की है। जी हाँ दोस्तों, समय क्या नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए दोस्तों? बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां उत्तर प्रदेश में आफत की बारिश, 27 की मौत, लखनऊ, नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से प्रदेश के लोगों के लिए आफत बनकर आई है दोस्तों। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 24 घंटों में अलग अलग जिलों में बारिश से हुए हादसों में 27 लोगों की मौत हो गई। पूरे राज्य खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ, ऐसे में क्या आपके उधर भी बारिश हो रही है दोस्तों? अपने जगह का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।